हिंदी साहित्य में जब व्यंग की बात होती है तब सबसे पहले श्री हरिशंकर परसाई का नाम आता है। व्यंग परसाई जी के पहले भी लिखा जाता रहा है, पर परसाई जी ने इसे मानवीय संवेदना, मूल्यों और सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। इससे पाठकों और साहित्य में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया गया है। इसकी गूंज सत्ता के गलियारों में भी सुनाई दी और सत्ता ने सजग और संकेत रूप में लिया। परसाई जी ने समाज, सत्ता में व्याप्त विसंगतियां, विडंबनाओं, कुरीतियां, बुराइयां, पाखंड, प्रपंच आदि को अपनी रचनाओं में केंद्र बिंदु बनाया। इससे यह लगा लेखक हवा में नहीं वरन हमारी बात कर रहा है। वह निचले कुचले शोषित वर्ग की चिंता कर रहा है। इससे पाठक व्यंग के नज़दीक खिसकता गया और धीरे धीरे परसाई और उनके समकालीन व्यंग्यकार महत्वपूर्ण लेखक हो गए। अगस्त माह में परसाई जी की पुण्यतिथि और जन्मदिन आता है। इस अवसर पर व्यंग्यधारा समूह यह बड़ी शिद्दत से महसूस करता है कि आज जो नई पीढ़ी व्यंग के क्षेत्र में लेखक या पाठक के रूप में आ रही है, उसे व्यंग पुरोधा परसाई जी की महत्वपूर्ण रचनाओं से रूबरू कराया जाए। व्यंग्यधारा ने परसाई जी की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं का चयन किया है और उसे समूह के व्यंग्यकारों से पाठ कराकर आपके समक्ष रख रहे हैं। यह हमारा नया प्रयोग है और व्यंग शिरोमणि परसाई जी के प्रति हमारी आदरांजलि है। व्यंग्यधारा समूह की कोशिश है कि वह व्यंग के विकास के लिए नई तकनीक के माध्यम से कुछ न कुछ नया करता रहेगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है व्यंग्यधारा समूह की एक और पेशकश, परसाई पुनर्पाठ। श्री प्रकाश चंद्र दुबे जी हरिशंकर परसाई जी के बड़े भांजे हैं और बहन श्रीमती सीता दुबे जी के बड़े सुपुत्र हैं। आपने परसाई जी की जीवन शैली को बचपन से देखा है, उन्हें अपने अंदर तक महसूस किया है। उनकी जहन में असंख्य स्मृतियाँ, छवियाँ हैं। वे परसाई जी को स्मरण कर भावुकता में निशब्द हो जाते हैं। अब उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं संक्षिप्त वार्ता। ऐसे थे हमारे परसाई जी। आज परसाई जी की 26वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वे हम सभी को छोड़ के चले गए थे। परसाई जी बहुत सहज, सरल व्यक्ति थे। उनकी भाषा भी बहुत सहज और सरल थी। उन्होंने खुद कहा भी है कि मेरी भाषा बहुत सहज है, ऐसी भाषा लिखना सरल नहीं होता। उनमें हमने कभी आडंबर और अहंकार को नहीं देखा। जैसे वे परिवार में रहते थे, वैसे ही मिलने आने जाने वालों से सहजता, सरलता से मिलते। उनका लेखन कार्य सभी प्रकार के आडंबरों यथा समय, टेबल, कुर्सी, एकांत इत्यादि प्रपंचों से मुक्त था। वे यदि लेखन कार्य कर रहे हैं और कोई मिलने वाला आ गया हो तो अपना लेखन बंद कर उसे समय दे देते थे। उनका स्मरण आते ही मन भर जाता है। मैं निशब्द हो जाता हूँ, क्या बात करूँ और क्या छोड़ूं। ढेर सारे प्रसंग हैं जो उनके संवेदनशील मन को उजागर करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है जो उनको समझने के लिए काफ़ी है। वे रोज़ शाम को 6 बजे के आसपास अपने मित्रों से मिलने घर से निकलते थे। घर के पास ही चौराहे पर अनेक रिक्शे वाले खड़े उनका इंतजार करते रहते। जो उन्हें पहले देखता वह उनकी ओर बढ़ जाता। वे उसमें बैठकर चल देते। वे रिक्शे वालों से कभी उसका किराया नहीं पूछते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो भी मिलेगा वो ज़्यादा ही मिलेगा। इसी तरह रात को 10 बजे के आसपास वे वापस आते। हम बहुत छोटे थे, उस वक्त तक सो जाते, पर माँ हमारी जागती रहती। उनके आने पर उन्हें खाना खिलाती। जाड़े के एक दिन की बात है, उनको आने में देर हो गई। हम लोग सो चुके थे। उनकी राह देखते देखते माँ की भी नींद लग गई। घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन एक तरीके से हाथ अंदर डाल के दरवाज़ा खुल जाता था। दरवाज़ा खोलकर
अंदर आ जाते हैं। उनके साथ एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला रिक्शे वाला था जो ठंड से कांप रहा था। मामा जी बिना आवाज़ के अंदर किचन में जाते हैं, केरोसिन स्टोव को जलाकर 2 कप चाय बनाते हैं, फिर चाय लेकर बाहर आते हैं। 1 कप रिक्शे वाले को और 1 कप चाय स्वयं कुर्सी पर बैठकर पीने लगते हैं। चाय पीते पीते रिक्शे वाले से उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं, उसकी समस्याएं के बारे में पूछते हैं, उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। उनकी आवाज़ से माँ की नींद खुल जाती है। वे आकर देखती हैं दोनों चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद वे अंदर जाते हैं, एक वुलन स्वेटर लाते हैं, रिक्शे वाले से कहते हैं इसे पहन लो। रिक्शा वाला स्वेटर पहन लेता है, फिर उसे पैसा देकर वे उसे विदा करते हैं। रिक्शे वाले के जाने के बाद माँ उनसे कहती है भैया मुझे जगह देते। तब उन्होंने कहा सीता तुम रोज जागती रहती हो, सोचा थक गई होगी तभी नींद लग गई, सोचा तुम्हें क्यों परेशान करूं, मैंने चाय बना ली। माँ उन्हें देखती रही, कुछ बोली नहीं। दूसरों की तकलीफ को बहुत जल्दी भांप जाते थे, ऐसे थे हमारे मामा।